जय हिंद दोस्तों। जब अंग्रेज पहली बार भारत में आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हम तो केवल यहाँ पर व्यापार करने आए हैं, लेकिन बिजनेस करने के नाम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगले 200 से 250 साल तक भारत को जम करके लूटा था और आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद 1947 में भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार फिर से भारत उन्हीं कंपनियों का गुलाम बनता जा रहा है। आज ग्लोबलाइजेशन के नाम पर बड़ी बड़ी टेक कंपनीज पूरी दुनिया को अपने ट्रैप में फंसाती जा रही हैं। आपको शायद एहसास भी नहीं है कि हम धीरे धीरे डिजिटली रूप से विदेशी कंपनियों के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं। इस बार भारत को गुलाम बनाने के लिए उन्हें देश में नहीं आना पड़ रहा, बल्कि वो कंपनीज अमेरिका और यूरोप में बैठे बैठे ही भारत से हजारों करोड़ों रुपया आसानी से निकाल कर ले जा रही है। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कंपनीज कौन है और कैसे वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करती जा रही है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में भारत में गूगल को लेकर एक ताजा विवाद बना हुआ है। दरअसल गूगल ने कुछ समय पहले ही 10 इंडियन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया था। इनमें कुछ बड़े ऐप्स थे जैसे कि कुकू एफएम, शादी.com, नौकरी.com वगैरह। अब जैसे ही गूगल की तरफ से ये एक्शन लिया गया तो इन ऐप फाउंडर्स ने इसे भारत में इंटरनेट का काला दिन बताया और कहा कि आज भारत में नई डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है जो भारत को गुलाम बना रही है। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मसला एक पॉलिसी को लेकर है। गूगल ने प्ले स्टोर पर एक नई बिलिंग पॉलिसी लागू की है। इस पॉलिसी के हिसाब से जो भी ऐप डेवलपर्स अपने ऐप्स को प्ले स्टोर पर डालते हैं और अपने ऐप्स के माध्यम से वो जो भी सर्विसेज यूजर को दे रहे हैं, तो उस सर्विसेज का लगभग 26 से 30% गूगल को पे करना पड़ेगा, जो पहले 11% था। यानी जैसे अगर कोई एजुकेट कंपनी का ऐप है और उस पर कोई 1000 रुपए का कोर्स है जिसे स्टूडेंट खरीद रहा है, तो उसे 1000 में से लगभग 30% यानी 300 रुपए गूगल को चले जाएंगे। अब इस मामले में गूगल का कहना है कि हम इन ऐप डेवलपर्स को पिछले 3 साल से वार्निंग दे रहे हैं कि आप हमारी नई बिलिंग पॉलिसी को फॉलो कीजिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन अब हमें इनके ऐप्स रिमूव करने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन ऐप्स फाउंडर्स का कहना है कि भाई गूगल की यह नई पॉलिसी मार्केट में एक तरह से मोनोपोली क्रिएट कर रही है। इनका कहना है कि 1000 रुपए के कोर्स पर हम पहले से ही 18% सरकार को जीएसटी दे रहे हैं। इसके अलावा जिस टैक्स स्लैब में आ रहे हैं उसका पैसा कट रहा है और अब ऊपर से गूगल 30% और लेना चाहता है, यानी हमारा 60 से 70% पेमेंट तो टैक्स में ही चला जाएगा। ऐसे में हमारा प्रॉफिट तो दूर, कोर्स की लागत भी नहीं निकल पाएगी और ऐसे में हम अपने कोर्स की कीमत बढ़ाएंगे जिसका पूरा बोझ स्टूडेंट पर पड़ेगा, यानी कि एक आम यूजर जो इन ऐप्स को यूज कर रहा है उसके ऊपर इसका बोझ पड़ने वाला है। खैर दोस्तों, फिलहाल में तो जैसे ही गूगल ने इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस मामले में इंटरफेयर किया और गूगल को कहा कि भाई आप अचानक से ऐसे किसी ऐप को नहीं हटा सकते और आखिरकार गूगल को ये ऐप्स वापस रिस्टोर करने पड़े। हालांकि ये जो मामला है वो अभी भी नहीं सुलझा है और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस विवाद के बाद एक नई बहस खड़ी हो गई है कि आज हम भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये डिजिटल इंडिया विदेशी कंपनियों के जाल में तो नहीं फंसता जा रहा। अब ऐसा नहीं है कि गूगल की पॉलिसी को लेकर आज ही कोई विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी भारत में 2 बार गूगल पर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लग चुकी है। जिस नई पॉलिसी को लेकर अब विवाद खड़ा हो रहा है उस पर 2022 में ही सीसीआई ने यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर 936 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी और उस समय भी गूगल ने ऐप डेवलपर्स को ये कहा था कि आप अपने ऐप्स में केवल गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम को ही इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर वो कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं और इस सर्विस के बदले जो पैसे वो ले रहे हैं तो इसमें गूगल प्ले बिलिंग सर्विसेज का ही इस्तेमाल किया जाए और अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो आपके ऐप्स को हमारे प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब गूगल अपनी पेमेंट सर्विसेज को प्रमोट करेगा तो उसके ऊपर वो अलग से कमीशन या अलग से सर्विस चार्ज भी लेगा। अब देखा जाए तो गूगल एक तरह से मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा था ताकि जो दूसरे थर्ड पार्टी पेमेंट वगैरह का सिस्टम है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और जब मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचेगा तब वो अपनी मन मर्जी के चार्जेस लगा के रकम वसूल सकेगा और इसी बात पर सीसीआई ने गूगल पर उस समय जुर्माना लगाया था। इसके अलावा 20 अक्टूबर 2022 को ही सीसीआई ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपए की पेनल्टी और लगाई थी और ये पेनल्टी लगाने का कारण था कि गूगल एंड्रॉइड फोन्स के अंदर अपने दबदबे का और अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा था। अब दोस्तों, आज के समय में अगर हमें इंटरनेट पर कोई भी चीजें सर्च करनी होती है तो हम गूगल ही करते हैं, क्योंकि हमें हमारे फोन में केवल गूगल ही मिलता है और आज दुनिया भर के पूरे इंटरनेट पर गूगल की मोनोपोली बनी हुई है। सर्च इंजन के वर्ल्ड में 92% मार्केट पर अकेले गूगल का कब्जा है और यही कारण है कि हमें हमारे फोन में केवल गूगल ही देखने को मिलता है। अब सीसीआई ने जो 1300 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है उसमें यह कारण बताया गया था कि गूगल मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर को खड़े ही नहीं होने देता है और उसे खत्म कर देता है। अब देखो, इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा एंड्रॉइड फोन ही बिकते हैं। आप एप्पल को छोड़कर दुनिया में किसी भी कंपनी का फोन खरीद लो, इसमें आपको एंड्रॉइड सिस्टम ही देखने को मिलता है
और एंड्रॉयड सिस्टम गूगल का है। और जब आप नया फ़ोन खरीदते हैं तो आपको उसमें पहले से ही डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल किए हुए ऐप्स मिलते हैं, जैसे कि गूगल का सर्च इंजन आपको उसमें मिलता है, गूगल का जीमेल मिलेगा, गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, ब्राउज़र, गूगल मैप, और जिस प्ले स्टोर से आप इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं वो भी गूगल का ही है। अब आप चाहे महंगा फोन खरीदो या सस्ता फोन, उसमें आपको और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन गूगल के ये सभी ऐप आपको हर फोन में मिल जाएंगे। अब इन ऐप्स के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप इन्हें चाहकर भी नहीं हटा सकते, इनको इस्तेमाल करना आपकी मजबूरी है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भाई गूगल के ये ऐप से फोन में पहले से डले हुए क्यों मिलते हैं? तो देखो, गूगल फोन बनाने वाली कंपनी से पहले ही ये डील वगैरह कर लेती है कि भाई हम आपको अपना एंड्रॉयड सिस्टम तभी देंगे जब आप हमारे ऐप से इसमें इंस्टॉल करके दोगे। यानी जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो इन ऐप्स को डिफॉल्ट के रूप में पहले ही इंस्टॉल करके दे देती है। तो ऐसे में आप जरा सोच करके देखिए कि अगर मार्केट में कोई यूट्यूब या प्ले स्टोर का अल्टरनेटिव खड़ा करना चाहे तो वो कैसे मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा। गूगल इतने बड़े लेवल पर गेम खेल रही है कि आज पूरी दुनिया का इंटरनेट उसके कंट्रोल में है, और अगर कोई कंपनी प्ले स्टोर का अल्टरनेटिव बना भी लेती है तो उसे अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना पड़ेगा। अब प्रचार वो कहां से करेगा, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन तो गूगल के प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि वो गूगल के प्लेटफॉर्म पर जाकर ही अपना प्रचार करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि गूगल अपने ही कॉम्पिटिटर को अपने ही प्लेटफॉर्म पर अपने ही खिलाफ प्रचार करने देगा। अब आप यहां पर ही देख लीजिए, हमें भी गूगल के खिलाफ बात करने के लिए गूगल के प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब के अलावा दूसरा अल्टरनेटिव ही मौजूद नहीं है। अब गूगल यहीं तक नहीं रुक रहा, अगर मार्केट में कोई गूगल को टक्कर देने वाला प्रोडक्ट बनता भी है तो गूगल उस कंपनी को खुद ही फंड कर देता है, यानी उस कंपनी को खुद खरीद लेता है। तो अब आप बताइए कि ये एक तरह से मोनोपोली नहीं तो और क्या हो रहा है। और देखो, गूगल केवल अकेली ऐसी कंपनी नहीं है, इसके अलावा अल्फाबेट यानी कि फेसबुक हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजन हो गई, ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें मार्केट में बिग टेक कहा जाता है। ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं कि इनके हाथों में पूरी टेक्नोलॉजी की लगाम है, और अगर यह बेलगाम हो जाती है तो इसका खतरा पूरी दुनिया पर आएगा। दोस्तों, भारत के अंदर तो सीसीआई ने फिर भी इनके ऊपर बहुत ही कम पेनल्टी लगाई है, बल्कि दुनिया के बाकी देशों में गूगल और फेसबुक के ऊपर कई महंगी महंगी पेनल्टीज लग चुकी हैं, और बाकायदा गूगल उन पेनल्टीज को चुकाता भी है और अपनी गलती स्वीकार भी करता है। गूगल की जिस पेमेंट पॉलिसी को लेकर अभी भारत में विवाद हो रहा है, इसी पॉलिसी को लेकर साउथ कोरिया ने गूगल के ऊपर 18 करोड़ डॉलर की पेनल्टी लगाई थी और कहा था कि आपको थर्ड पार्टी पेमेंट का रास्ता भी खोलना होगा, और गूगल को वहां की गवर्नमेंट की बात माननी पड़ी थी। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी 2018 में गूगल पर 434 करोड़ यूरो की पेनल्टी लगाई थी। दोस्तों, आज ये बड़ी टेक कंपनी जिस प्रकार से मार्केट में अपनी मोनोपोली बना रही है, उसका एहसास हमें आज तो नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले सालों में भारत को भी इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज तो केवल वो अपने कॉम्पिटिटर को खत्म ही कर रहे हैं, और जब मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचेगा तब वो अपनी मनमर्जी करना शुरू कर देंगे। हम जिस भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, लेकिन इंटरनेट पर पूरा कब्जा अमेरिकन कंपनियों का है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी सोशल मीडिया कंपनी को उठा करके देखेंगे तो उसमें ज्यादातर कंपनीज आपको विदेशी ही मिलेंगी, जैसे कि फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह। और इन सोशल साइट्स के सबसे ज्यादा यूजर भारत में ही मौजूद है, क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि दुनिया का सबसे ज्यादा यूजर बेस होने के बावजूद भी हम अपना खुद का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं कर पाए। आज हमारे पास खुद का कोई सर्च इंजन नहीं है, ना इंस्टाग्राम है, ना व्हाट्सएप है, ना ट्विटर है, ना जीमेल है, ना यूट्यूब है। अब देखा जाए तो हम पूरी तरह से आज इन विदेशी कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर डिपेंड हो चुके हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि कभी अगर जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना पड़ जाए, जैसे कि हाल ही में रशिया और यूक्रेन की वॉर में हुआ था, तो अमेरिका अपनी इन कंपनियों का इस्तेमाल करके भारत को दबाव में ले सकता है, और अगर भारत उसके दबाव में आने से मना कर दे तो वो एक झटके में भारत में यह तमाम प्लेटफॉर्म की सर्विसेज बंद करवा सकता है। तो आप सोच करके देखिए कि क्या गुजरेगी भारत पर जब अचानक से गूगल बंद हो जाए, व्हाट्सएप बंद हो जाए या फिर जीमेल बंद हो जाए। अब सवाल यह आता है कि भारत इस प्रकार की किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए क्या कर सकता है, हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो देखिए, जितनी जल्दी हो सके भारत को खुद की डिजिटल इंडस्ट्री खड़ी करनी होगी। अब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से, भारत को अपना खुद का सर्च इंजन, खुद का यूट्यूब, खुद का जीमेल वगैरह खड़ा करना होगा। अब ये चीज एक दिन में तो होने से रही, इसके लिए लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। अगर आज इसमें कुछ शुरुआत होगी तो आने वाले 15 से 20 सालों में हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और भारत डिजिटल इंडिया नहीं बल्कि आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया बन सकेगा। जब तक हम टेक्नोलॉजी के लिए गूगल और बाकी विदेशी कंपनियों पर डिपेंड रहेंगे, तब तक हम कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा चाइना का। जी हाँ दोस्तों, चाइना इन कंपनियों की स्ट्रेटेजी को काफी पहले समझ चुका था, और इसी कारण से उसने अपने देश में अमेरिकन कंपनीज को घुसने तक नहीं दिया।
चाइना में आपको ना तो गूगल मिलेगा, ना फेसबुक मिलेगा, ना इंस्टाग्राम मिलेगा, ना यूट्यूब मिलेगा। चाइना का अपना खुद का सर्च इंजन है, खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, खुद के जीमेल वगैरह हैं, और यही कारण है कि आज चाइना अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके जवाब देता है। अब डिजिटल इंडस्ट्री में तो चाइना आगे है ही, इसके अलावा उसने अपनी खुद की करेंसी को भी इतना मजबूत बना लिया है कि डॉलर वगैरह के सैंक्शन का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए, आज चाइना भले ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो, लेकिन उससे हम बहुत कुछ चीजें सीख भी सकते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि भारत में कैपेसिटी नहीं है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में इंडियन इंजीनियर्स भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के सीईओज भी इंडियंस हैं। यानी भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो उस टैलेंट को देश के लिए इस्तेमाल करने की। भारत ने पिछले कुछ सालों में डिजिटल सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है, जैसे कि यूपीआई हो गया, जो कि किसी प्राइवेट कंपनी का इनिशिएटिव नहीं है, ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम है। भारत जैसे देश में सरकारी कंपनीज को लेकर यही सोच रहती है कि भाई सरकारी है तो कोई काम ठीक से नहीं होता, लेकिन यूपीआई ने इस सोच को बदला है। यूपीआई ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह से बदल करके दिखाया है। और ऐसे ही बाकी सेक्टर्स में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा जहां भारत आत्मनिर्भर हुआ है। तो अगर भारत चाहे कि हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनना है, तो आने वाले समय में कोई गूगल, कोई फेसबुक जैसी कंपनीज अपनी मन मर्जी से हम पर कुछ भी नहीं थोप सकेंगी। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आपको वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।